नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव पालीवाल और आज मैं फिर से हमारे यूट्यूब चैनल नरेटर ट्विटर प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आरएस भर्ती मुख्य परीक्षा की सीरीज में हमने पिछला वीडियो जो पिछली जो क्लास हमने ली थी वो थी मल्टीनेशनल कंपनीज के ऊपर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के ऊपर। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं, क्या उनके मानक होते हैं, किस प्रकार से उनकी कार्यप्रणालियां जो है वो काम करती हैं। साथियों, उसी क्रम में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है विदेशी निवेश, जिसको हम बोल लेते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। साथियों, कोई भी एक देश होता है, एक देश के पास में जो उसकी पूंजीगत जो संसाधन होते हैं वो सीमित होते हैं। उन सीमाओं को पार करने के लिए जो है हमें क्या करना होता है कि जो है विदेशों से जो निवेश होता है उसको भी आकर्षण करना होता है। अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं, देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हम जब विदेशों से पूंजी को क्या करते हैं, एकत्रित करते हैं और उनके माध्यम से जो है देश के जो घरेलू सीमाएं हैं, उन घरेलू सीमाओं के अंतर्गत जब व्यापारिक गतिविधियों को जब हम संपादित करते हैं तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं देश की जो सकल घरेलू उत्पाद है उनके अंदर क्या करता है, वृद्धि जो है वो सुनिश्चित करता है। तो हम जानते हैं कि जो एफडीआई होती है वो क्या होती है, कितने प्रकार की एफडीआई होती है, कितने प्रकार का फॉरेन इन्वेस्टमेंट होता है, कौन कौन से मार्गों से जो है वो भारत के अंदर लाया जा सकता है। आइए एक एक करके हम सबके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, सबसे पहले हम जो है विदेशी निवेश के प्रारूपों की बात कर रहे हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है एफडीआई, जिसको हम बोल देते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। ये हो जाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोल देते हैं विदेशी संस्थागत निवेश। और ये हो जाता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बोल देते हैं विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। ठीक है, आइए एक एक करके जो हम चर्चा कर लेते हैं। एफपीआई को एक बार जो है हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम जो इन दोनों को तुलनात्मक अध्ययन जो है वो कर लेते हैं। साथियों, जो एफडीआई होता है ये क्या होता है कि जो है दीर्घ काल के लिए होता है। ठीक बात है, यह दीर्घ काल के लिए होता है। इसकी जो न्यूनतम सीमा है वो कितनी हो जाती है, 0 से 100% तक होती है। मैंने क्या बोला, एफडीआई जो है वो दीर्घ काल के लिए है, इसकी न्यूनतम सीमा 0 से 100% तक होती है। अब जब एफडीआई हम 100% तक ले रहे हैं, हम जब बाहर से पैसा पूरा 100% तक का ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनको प्रबंधन तथा स्वामित्व में भी क्या करते हैं, अधिकार जो है वो देते हैं। प्रबंधन व स्वामित्व के अधिकार जो है वो देते हैं। ठीक है, इसमें अब हमने बोला यहां पे दीर्घ काल के लिए पैसा आता है, तो क्या वो पूंजी की जो वापसी होती है वो अचानक से एकाएक हो जाती है क्या? तो हम बोलते हैं जी नहीं, वो पूंजी जो है वो धीमे धीमे या फिर अधिक समय लेती हुई जो है वो, या अधिक समय तक जो है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर रहती है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम जो है एफआईआई की बात करते हैं, हम लोग जब विदेशी संस्थागत निवेश के बारे में बातचीत करते हैं तो ये क्या हो जाती है, अल्पकाल के लिए होती है। अल्पकाल के लिए है तो क्या मैं इसको कह सकता हूं कि अस्थायी प्रकृति की होती है। इसमें हमने बोला था निवेश की सीमा 0 से 100% तक की होती है। इसके अंदर अधिकतम सीमा जो है वो कितनी है, 10% की होती है। अब जब हम पैसा केवल 10% तक ही जो है सामने से आमंत्रित कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या हम वहां पे प्रबंधन और स्वामित्व के अधिकार देंगे? बोले इस प्रकार के जो है हम कोई भी अधिकार या प्रबंधन के जो स्वामित्व के अधिकार हैं वो नहीं देते हैं। हम बात करते हैं कि कितने समय तक ये वाली पूंजी रहती है, तो ये जो है क्या रहती है, बहुत कम समय के लिए जो है देश की आर्थिक गतिविधियों में अपना योगदान सुनिश्चित करती है। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों चीजें एफडीआई और एफआईआई जो है आपको समझ में आई होगी। ये दीर्घकाल के लिए रखती किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में एफडीआई के द्वारा जो इन्वेस्टमेंट आता है, जो निवेश आता है, वो दीर्घकाल के लिए, लंबे समय के लिए किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर रुकता है। इसलिए हम उसको जो है, इसको जो है दीर्घकालीन निवेश या फिर स्थायी प्रकृति का निवेश भी कहते हैं। इसके अंदर निवेश की सीमा जो है 0 से 100% तक की होती है। चूंकि इसके अंदर जो है वित्त का एक बहुत बड़ा अंश जो है दिया जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रबंधन तथा स्वामित्व के अधिकारों का हस्तांतरण भी जो है वो सुनिश्चित करते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के अंदर जो है ये अधिक समय के लिए जो है ये वाला निवेश रुकता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, अल्पकाल के लिए जो संस्थागत निवेश है वो सुनिश्चित होता है, अल्पकाल के लिए होता है, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, अस्थायी प्रकृति का निवेश भी बोल देते हैं। इसमें अधिकतम जो निवेश की सीमा होती है वो कितनी होती है, 10% की होती है। क्योंकि इसमें 10% तक की जो है हम लोग निवेश की सीमा निर्धारित करते हैं, इसलिए इनको जो है हम क्या बोल देते हैं, प्रबंधन तथा स्वामित्व का अधिकार भी जो है वो नहीं देते हैं।
इसकी हम बात कर लेते हैं। ये जो है कम से कम समय के लिए जो है किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए उसमें योगदान देती है। अब आप देख लीजिए, यदि कोई भी विदेशी कंपनी या निवेशक क्या करते हैं, दूसरे देश की, मतलब कि विदेश की शेयर बाजार में प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, एफपीआई का नाम दे देते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का नाम जो है वो दे देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको तीनों प्रारूप जो है विदेशी निवेश के समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्या हो जाता है कि जो भी ये विदेश से आने वाला निवेश है, पैसा जो आने वाला है, इसके क्या होते हैं, अर्थव्यवस्था, हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर जो है दो प्रमुख मार्ग जो है वो निर्धारित किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाता है हमारा दिल्ली रूट और एक हो जाता है हमारा मुंबई रूट। दिल्ली रूट क्या होता है, इसको जो है हम सरकारी मार्ग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकारी मार्ग। अर्थात इसके माध्यम से जो कोई निवेश आने वाला होता है उसके लिए सरकार से अनुमति लेना जो है वो आवश्यक होती है। सरकार से आप पूर्वानुमति लोगे, पूर्वानुमति के पश्चात जो है विदेशी निवेश जो है वो स्वीकार्य होता है। ठीक है, सरकार के बिहाफ पे ये कार्य कौन करता है? तो वित्त मंत्रालय के अधीन एक विभाग है जिसको हम बोलते हैं DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ये विभाग जो है वो क्या करता है, विदेशी निवेश को जो है वो स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक बात है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं हम, सरकारी मार्ग, यहां लिख दिया ना। ठीक है, और एक हो जाता है मुंबई रूट। मुंबई रूट को जो है हम स्वचालित मार्ग बोलते हैं। इस मार्ग के तहत जो है आपको पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सरकार या आरबीआई को निवेश एक बार प्राप्त हो गया, उसके पश्चात 30 से 45 दिनों के अंदर जो है वो सरकार को या फिर आरबीआई को जो है आपको अवगत कराना होता है, बताना होता है कि हमने जो है क्या किया है, निवेश को जो है वो स्वीकार किया है। ठीक बात है। इसके अंदर देखिए एक कंडीशन है कि अगर आप पाकिस्तान या बांग्लादेश से निवेश स्वीकार करते हो, कौन सा विदेशी निवेश अगर आप स्वीकार करते हो, कहां से, पाकिस्तान या बांग्लादेश से, तो आपको जो है पूर्वानुमति लेने की आवश्यकता है। ठीक बात है, क्लियर है। इसको क्या बोल देते हैं हम, स्वचालित मार्ग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आपको निवेश प्राप्त हो जाता है उसके बाद में 30 से 45 दिनों के अंदर अंदर सरकार या आरबीआई को जो है आपको सूचित करना होता है। पाकिस्तान या बांग्लादेश से अगर हम किसी प्रकार का विदेशी निवेश प्राप्त करते हैं तो उसके लिए हमें जो होती है सरकार से पूर्वानुमति लेनी आवश्यक होती है। ठीक है, उम्मीद है विदेशी निवेश का टॉपिक भी साथियों, छोटा सा टॉपिक था, आपको जो है ठीक तरीके से समझ में आया होगा। आप जो है अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो करते रहें। थैंक यू सो मच।